हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डबल जेपार्डी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस लॉ सिलेबस एज वेल एज पॉलिटी सिलेबस ऑल्सो। और ये इसका सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लिंकेज कैसा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इवन इम्पॉर्टेंट फॉर द जेएमएफसी क्लैट एक्सेट्रा। तो अभी हम देखेंगे, आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जेपार्डी फाउंड इन कॉमन लॉ इज इनंशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन मैक्सिम। कौन सा ऐसा लैटिन मैक्सिम है जिसमें डबल जेपार्डी का जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल है वो डिपिक्ट किया गया है। तो पहला है ऑप्शन उबी जुस इबी रेमेडियम। तो आप सबने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है, इसका मतलब है ये है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो इसका मतलब डबल जेपार्डी नहीं है। दूसरा है विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस इक्विटास सबवेनिट। इसका मतलब ये है द लॉ हेल्प्स ओनली द विजिलेंट एंड नॉट द डॉर्मेंट पर्सन। वन हु इज एक्टिव अबाउट हिज राइट्स उसको ही लॉ हेल्प करेगा। तो ये सेकंड भी अपना रॉन्ग हो गया। अभी फोर्थ पे जाते हैं, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटोर एक्शियो। इसका मतलब ये होता है कि इलीगल कॉज पे कोई भी एक्शन बेस्ड नहीं हो सकता। मतलब इसका सिमिलर ही है कि फॉर इक्विटी यू मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, ऐसा भी एक मैक्सिम है। तो यहाँ पे भी ये बोला गया कि इलीगल कॉज पे कोई भी एक्शन बेस्ड नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर इज नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। ओके, तो इसका मतलब हम देखेंगे इट डिपिक्ट्स डबल जेओपार्डी। नेमो डेबिट बिस वेक्सारी का मतलब क्या है? अ मैन मस्ट नॉट बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। यहाँ पे देखिए, एक ही ऑफेंस के लिए उसको आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है हमारे लॉ में कहाँ डिपिक्ट किया जाता है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिपिक्ट्स दिस प्रिंसिपल। देन चैप्टर 24 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, दैट इज इन सेक्शन 300 of CRPC also depicts this principle. Also section 26 of General Clauses Act depicts this principle of double jeopardy. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपार्डी ये हमारे लॉ में यहाँ पे दिया गया हुआ है। देन हम ये भी पढ़ेंगे इंटरनेशनल कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कि फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने भी डबल जेओपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या बोलता है फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? नॉर शैल एनी पर्सन बी सब्जेक्ट फॉर द सेम ऑफेंस बी पुट ट्वाइस इन जेपर्डी ऑफ लाइफ और लिम्ब। ओके, मतलब 2 बार, मीनिंग उसका यही है कि एक ही ऑफेंस के लिए आप उसको 2 बार उसको पेरिल में नहीं डालोगे। ओके, जेपर्डी में नहीं डालोगे उसका लाइफ और लिम्ब। सो द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट सेकेंड पनिशमेंट और इवन सेकेंड ट्रायल। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूएस और यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, यूके में भी देखिएगा यहाँ पे बहुत वाइड एप्लीकेशन है इस प्रिंसिपल का, बहुत वाइडर मीनिंग लिया जाता है कंपेयर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो कैसे, वो हम आगे जाके देखेंगे। Now see, we'll read Article 22 of our Constitution. No person shall be prosecuted and punished for, please remember this word and, ये और नहीं है, ये and है। So no person shall be prosecuted and punished for the same offense, same को भी underline करिए, same offense more than once। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? prosecuted and punish कब होता है? conviction पे होता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, फंडामेंटल राइट का प्रोविजन जो है, इट एम्बॉडीज ओनली द प्रिंसिपल ऑफ ऑट्रेफोइस कन्विक्ट बट नॉट दैट ऑफ ऑट्रेफोइस एक्विक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। मैंने ये बोला है कि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 में ऑट्रेफोइस कन्विक्ट का प्रिंसिपल लिया गया है, ऑट्रेफोइस एक्विट का नहीं लिया गया है। ओके, so article 22 may be invoked only on prosecution and punishment and not on the acquittal on the first instance. Okay,
तो अगर फर्स्ट ट्रायल में प्रोसिक्यूट करने के बाद पनिशमेंट मिला है तब भी हम आर्टिकल 22 को इन्वोक कर सकते हैं। अगर एक्विटल मिला है तो हम उसको इन्वोक नहीं कर सकते। बट नाउ प्लीज गो टू योर बेयर एक्ट एंड प्लीज 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 रीड दिस सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जो प्लीज पॉज दिस वीडियो, और जो मैंने रेड में करा है आप उसको अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज दीज आर द की वर्ड्स। I'll read it out for you. A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction, मतलब competent court ने उसको ट्राई किया है, ओके पूरा ट्रायल चला है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस हो चुका है, एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, मतलब एक तो उसको कन्विक्ट किया है और एक्विट किया है, ऑफ सच ऑफेंस शैल वाइल सच कन्विक्शन और एक्विटल रिमेन्स इन फोर्स। तो मतलब सेट असाइड अगर हो गया है कन्विक्शन और एक्विटल तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो ये देखिए, अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस शैल while such conviction or acquittal remains in force not be liable to be tried again for the same offense. Okay, not be liable to be tried again for the same offense nor on the same facts for any other offense for which। तो ये सेक्शन 221 का जो है मसला वो हम आगे जाके देखेंगे, पर आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने उसको ट्राई किया है, उसके बाद उसको कन्विक्ट किया है या एक्विट भी अगर किया होगा और वो कन्विक्शन या एक्विटल अभी फोर्स में है, तो उसी ऑफेंस के लिए या उसी एक्शन के लिए उसको हम फिर से ट्राई नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा आर्टिकल 22 से भी ये सेक्शन 301 का जो प्रिंसिपल है वो वाइडर है, क्योंकि इट एम्बॉडीज बोथ ऑट्रिफो इज कन्विक्ट ऑल्सो एंड ऑट्रिफो इज एक्विट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए ये कन्विक्टेड और एक्विटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 22 से भी 20 सब आर्टिकल 2 से भी ये वाइड है बहुत, सेक्शन 301। बट अगेन दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ओके, तो आर्टिकल 22 जो है वो फंडामेंटल राइट है। फाइन। तो अभी आप सोचोगे कि सेक्शन 300 सब सेक्शन 1 में ये सेक्शन 221 सीआरपीसी के बारे में क्या बात हुई है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बट स्टिल आई विल रिवाइज इट फॉर यू। सेक्शन 221 हमसे क्या बोलता है, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। मतलब क्या, हम ये इलस्ट्रेशन के साथ सेक्शन 221 का जो टेक्स्ट है आप बेयर एक्ट से पढ़िएगा, बट उसका इलस्ट्रेशन में आपको पढ़ के सुना रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। अभी आप देखिएगा कि जब चार्जशीट फाइल होता है, जो भी कुछ एविडेंस हमारे पास आता है उससे चार्जशीट फाइल होता है, तो पुलिस चार्जेस पहले लगाती है कि भारतीय दंड संहिता के अंदर ये कलम के अंदर, मतलब पुलिस पहले उस पर लिखती है। एक तो एफआईआर के टाइम ही सेक्शंस लिखे जाते हैं, उसके बाद चार्जशीट में लिखे जाते हैं, उसके बाद जो भी एविडेंस आया है और जो भी चार्जशीट में मेंशन किया गया है उसके बेसिस पर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है। तो अभी हमारे पास एक स्टोरी तो है कि ये बंदे ने ये काम किया, पर हम उसको पिन पॉइंटेडली आईपीसी के सेक्शन में नहीं बिठा सकते। मतलब उसको आप थेफ्ट भी बोल सकते हो अगर किसी का रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है और आउट ऑफ पोजीशन अगर कुछ लिया है किसी के, फिर आप उसको रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी ये हो सकता है कि किसी ने इंटरेस्ट की है प्रॉपर्टी, फिर उसने क्रिमिनल माइंड से उसका कुछ किया है। तो अभी हमारे पास जो स्टोरी है, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम फिट नहीं कर सकते एक आईपीसी के सेक्शन के अंडर पिन पॉइंटेडली। तो इसमें सीआरपीसी में क्या बोला गया है, वेरी लिबरल प्रोविजन, कि आप क्या करो, उसको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करते टाइम ही मे बी चार्ज विथ थेफ्ट, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, और अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं हम, ही मे बी चार्ज्ड विथ हैविंग कमिटेड थेफ्ट और रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग।
ओके तो ये एंड या और हम कर सकते हैं, ये सेक्शन 221 का इलस्ट्रेशन बोलता है, वेरी वेरी एप्ट, आपको ये पता होना ही चाहिए। जैसे कि अल्टरनेट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कहानी है हम पिन पॉइंटेडली एक सेक्शन में नहीं बिठा पा रहे, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ओके तो यहाँ पे 2 सेकेंड नंबर मतलब बी जो इलस्ट्रेशन का पॉइंट है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इन द केस मेंशन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द केस मेंशन्ड इफ ए इज ओनली चार्ज्ड विथ थेफ्ट, ऐसे समझिएगा कि जज साहब ने उसको सिर्फ चार्ज किससे किया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में सिर्फ थेफ्ट से किया, पर ट्रायल चला है, अभी उनको लग रहा है कि जो भी कोई इंग्रेडिएंट्स है वो मैच हो रहे हैं ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, तो ही मे बी कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब ये यहाँ पे दोनों तरीके से दिया गया है, इट अपियर्स दैट ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और दैट ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स, देन ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स एज द केस मे बी, though he was not charged with such offense. Please remember this very carefully, it is a very important principle of CRPC also। मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज फ्रेम किया था, पर बाद में ये ट्रायल में सामने आया कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के इंग्रेडिएंट्स है, उसने वो ऑफेंस किया है, तो आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी। ओके तो ये कहानी थी सेक्शन 221 की। अभी हमें ये लिंक करना है सेक्शन 300 से, तो कैसे 300 सब सेक्शन 1 से, तो कैसे हम इसको करेंगे, इसका ये है कि ये बोल रहे हैं कि आपके पास इतना लिबर्टी था कि आप अल्टरनेट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करो, मतलब थेफ्ट करो, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी करो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करो, और आप कन्विक्ट भी उसको कर सकते थे जो भी कुछ ट्रायल में सामने आया उसके लिए, उस आईपीसी सेक्शन के लिए, पर ये सब होने के बावजूद भी आपने उसको एक्विट कर दिया, या सब ये लिबर्टी होने के बावजूद भी आपने उसको कन्विक्ट किया था सिर्फ थेफ्ट के लिए, ऐसा समझिएगा। तो फिर उसके बाद जाकर फिर से ये 301 का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, वो सेम एक्ट के लिए, वो सेम एक्ट या सेम ओमिशन के लिए आप फिर से नहीं बोल सकते कि यार फिर से इसके अगेंस्ट ट्रायल चलाओ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। एक बार आपने पूरा एविडेंस देख के उस एक्ट के लिए, थेफ्ट के लिए उसको कन्विक्ट किया या उस एक्ट के लिए उसको एक्विट किया, तो उसके बाद फिर से आप उसका ट्रायल नहीं चला सकते, ये बोल रहा है सेक्शन 221 एंड सेक्शन 300 इज रिलेटेड दैट वे। प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट फ्रॉम द बेयर एक्ट। ओके तो सेक्शन 302 के बाद सब सेक्शन 2 के लिए हम बोलेंगे, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड ट्राइड with the consent of the state government for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him and at the former trial under subsection 1 of section 220। ओके तो इसके लिए अभी हम जाएंगे सेक्शन 221 के पास, और हम ये भी देखेंगे कि ये सेक्शन 221 क्या है। ओके तो सेक्शन 221 ये है, आप ये पढ़िएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ प्लीज। ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन डूइंग सो ही कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू सी अ कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वाज, ए मे बी चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 225 एंड 333 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ओके मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक बी नाम का बंदा था, उसको एक पुलिस कांस्टेबल ने अरेस्ट किया था, तो इसका राइट है कि वो उसको अरेस्ट करे, उसने कुछ गड़बड़ी करी थी। ओके तो ए ने क्या किया, बी को रेस्क्यू किया फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, ये गलत बात है, विच इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 225, और ये गड़बड़ी करते टाइम उसने वो कांस्टेबल को ग्रीवियस हर्ट भी किया, तो ये भी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 333 इंडियन पिनल कोड। ओके तो ये दो काम इसने साथ में करे थे, तो अभी आप इन दोनों चार्जेस फ्रेम करके इन दोनों का ट्रायल साथ में चला सकते हो। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, ये सेक्शन 221 बोलता है, पर अगर आपने उस टाइम उसको सिर्फ 225 से चार्ज किया तो सेक्शन 300 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आप फिर से उसको
चार्जेस उस पर फ्रेम कर सकते हो और ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो, तो उसका कोई बार नहीं है. इट विल नॉट हैम्पर हिज फंडामेंटल राइट्स और इट विल नॉट बी हैम्पर्ड बाय सेक्शन 300. ओके, तो यहाँ पे उसने दो गलत काम किए हैं. एक के लिए आपने उसको चार्ज किया था, दूसरे के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के कंसेंट के बाद आप फिर उस पर ट्रायल चला सकते हो. सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली. उसके बाद सेक्शन 300 सबसेक्शन 3, this is also very very important and it is a bit difficult to understand if you only read the text of the where act. तो इसीलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. एग्जाम्पल को प्लीज ध्यान से समझिएगा और बाद में आप वेयर एक्ट में से एक्चुअल सेक्शन पढ़िएगा. यहाँ पे सिर्फ कन्विक्टेड वर्ड को आपको पहले ही अंडरलाइन करके रखना है. वो क्यों, वो हम अभी समझाएंगे आपको. Please listen to the example carefully. A is tried for causing grievous hurt, okay, to any other person, say B, और उसका conviction हो गया था. ए को किस लिए हमने ट्राई किया था, कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, और उसका क्या हो गया था, कन्विक्शन, मतलब उसके अगेंस्ट के चार्जेस प्रूव हो गए थे. ओके, देन जो बी पर्सन था जिसको उसने हर्ट पहुंचाया था, वो पर्सन इंजोर्ड ड्यू टू ग्रीवियस हर्ट आफ्टरवर्ड डाइज. ओके, मतलब उसने तो एक ही बार ग्रीवियस हर्ट किया उसको, वो कन्विक्ट भी हो गया उससे, बट द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड डाइज. ए में बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड. देखिए, मतलब एक्शन एक ही है पर उसमें से दो तरीके के कॉन्सेक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं. और जो पहला कॉन्सेक्वेंस है, तो उसके टाइम उसका ट्रायल जब चला और कन्विक्शन जब हो गया, उस टाइम consequences जो दूसरे थे वो had not happened और were not known to the court to have happened. मतलब यहाँ पे जो है उसका जब कन्विक्शन हुआ था तो ये डेथ हुआ ही नहीं था, या फिर कोर्ट को पता नहीं था, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस दोनों ने कोर्ट के सामने ये चीज नहीं लाई थी कि ये वो बंदा मर गया है. अगर ये दो चीजें हैं तो उसमें आप फिर से उसको कल्पेबल होमिसाइड में ट्राई कर सकते हो. ओके, तो ये एग्जाम्पल के साथ ही आप सेक्शन 303 को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ना कि मेयर प्लेन रीडिंग ऑफ द सबसेक्शन, क्योंकि इट इज अ बिट हेवीली वर्डेड. ओके, तो यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यहाँ पे 303 में सिर्फ वर्ड कन्विक्टेड यूज किया गया है. तो लॉजिकली सोचोगे तो आप एग्जाम में भी इसका आंसर निकाल पाओगे. रीजन इज हियर द वर्ड एक्विटेड इज नॉट मेंशन्ड बिकॉज अज्यूमिंग इफ पर्सन इज एक्विटेड ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये ए जो था उसके ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस प्रूव नहीं हम कर पाए, तो फिर क्या वो ही सेम एक्शन होमिसाइड में कल्मिनेट हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अगर ग्रीवियस हर्ट ही नहीं किया था तो मैं मार क्यों दूं? बिकॉज होमिसाइड जो है इट इज अ लेटर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट. तो अगर वो बंदा एक्विट होता है ग्रीवियस हर्ट के लिए तो कभी भी हम उसको ट्राई नहीं कर पाएंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए. तो इसीलिए ये वर्ड कन्विक्ट यहाँ पे यूज किया गया है अंडर सेक्शन 300 सबसेक्शन 3. प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली एंड प्लीज अंडरलाइन दैट इन योर बेयर एक्ट. ओके, सो देन सेक्शन 304 क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस. तो यहाँ पे दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो कोर्ट था दैट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस. तो अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है तो नो बार ऑन सब्सिक्वेंट ट्रायल. ओके, तो उसके बाद तो हम जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें ट्रायल चला ही चला सकते हैं. Now section 305 is also very 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 important conceptually also. A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged or any other court to which the first court is subordinate. मतलब इस कोर्ट का जो भी कोई हायर इन रैंक कोर्ट है, हायर इन हायरार्की कोर्ट है, उसका कंसेंट लिए बगैर जो सेक्शन 258 में जिसको डिस्चार्ज मिला है उसके अगेंस्ट हम ट्रायल नहीं चला सकते.
तो अभी इमीडिएटली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और इसके लिए हमने बैकग्राउंड भी क्रिएट करा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। हम हमेशा ये बोल रहे हैं एक्विटेड और कन्विक्टेड, एक्विटेड और कन्विक्टेड, हमने कभी भी डिस्चार्ज नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है डिस्चार्ज इज डन विदाउट कंडक्टिंग फुल ट्रायल, सो इफ सफिशिएंट एविडेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड देयर कैन बी नो बार ऑन ट्रायल लेटर ऑन। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 300 सीआरपीसी भी बोलता है कि डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। और इसीलिए प्लीज रिमेंबर दिस, ट्रायल ऑफ समन्स केस अंडर सीआरपीसी का जो हमारा वीडियो है उसमें आप देखिए कि डिस्चार्ज और एक्विटल में जब हमने डिफरेंस एग्जामाइन किया था, स्टडी किया था, तभी हमने ये बोला था कि डिस्चार्ज इज नॉट एक्विटल। डिस्चार्ज ये नहीं है कि पूरा मार्शलिंग ऑफ एविडेंस हो गया है, एंड डिस्चार्ज डज नॉट फुल्ली प्रूव द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा एविडेंस नहीं आया था, तो अब एविडेंस आ गया तो उसके अगेंस्ट ट्रायल चल सकता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। पर सेक्शन 305 क्या बोल रहा है कि अगर यही डिस्चार्ज सेक्शन 258 के अंडर हुआ है, मतलब जो हम समन्स केस इंस्टीट्यूटेड नॉट ऑन द कंप्लेंट, मतलब जो समन्स केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूटेड है, उसमें देयर इज अ पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स विच इज गिवन टू जेएमएफसी। ओके, तो ये जो पावर दिया है स्टॉप प्रोसीडिंग्स का, वो एक्सरसाइज करके अगर किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो वो ही कोर्ट का परमिशन लिए बगैर, कंसेंट लिए बगैर हम उस पर दूसरा ट्रायल नहीं चला सकते। तो प्लीज 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 रिमेंबर दिस। आपको एक स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है कि डिस्चार्ज के केस में हमेशा सेक्शन 300 अप्लाई नहीं होगा, तो वो हमेशा नहीं है। अगर सेक्शन 258 का डिस्चार्ज है तो एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट आप फिर से रीट्रायल, फिर से उस पर ट्रायल नहीं चला सकते। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली। देन सेक्शन 306 ये बोल रहा है, सबसेक्शन 6, nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of general clauses act and section 188 of this code। तो section 26 of general clauses act ये है, sorry for not naming it, this is section 26 of general clauses act, and section 188 बोलता है कि offenses committed outside India। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offense। तो यहाँ पे पूरा हमारा फोकस होना चाहिए ये फॉर द सेम ऑफेंस जो वर्ड है उसके ऊपर। ओके, तो हम इसका मतलब समझेंगे केस लॉ के साथ। तो हमें सेक्शन 300 सीआरपीसी आर्टिकल 20 इंटू ब्रैकेट 2 और ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 26 है, इन सब का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है मोनिका बेदी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में। मोनिका बेदी मोस्ट ऑफ दी लोगों को पता ही होगी, अबू सालेम से उसका नाम लिंक था, तो वही ये केस है कि वो झूठा एक पासपोर्ट लेके पोर्चुगाल में चली गई थी जहाँ पे अबू सालेम बेस्ड था। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ऐसा किया है। तो ये केस ऐसा है कि पोर्चुगाल के कोर्ट ने उसके ऊपर, जो लिस्बन में कोर्ट है वहाँ पे उसके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल एक्शन चला था, उसको पनिशमेंट हो गया था। तो यहाँ पे जब यही केस चला आईपीसी के अंडर के सेक्शंस और चार्जेस लगा के, तो उसके लॉयर ने ये बोला कि ये डबल जेओपार्डी है क्योंकि वहां पे उसको ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुका है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला द बार टू द पनिशमेंट टू द ऑफेंडर ट्वाइस ओवर द सेम ऑफेंस वुड अराइज ओनली वेयर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बोथ द ऑफेंसेस आर द सेम। तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम अगर होंगे ऑफेंसेस के, तब भी हम बोल सकते हैं कि 2 बार नहीं चला। अगर यहाँ पे डिफरेंट लीगल सिस्टम में उसके ऊपर ये चीज हो गई है, तो मोनिका बेदी की ट्रायल यहाँ पे चली थी। ओके, और इस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट चीज भी बोला है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, मतलब आप जो प्ली ले रहे हो एट्रोफोइस एक्विट या एट्रोफोइस कन्विक्ट का, ये इनिशियल बर्डन इज अपॉन द अक्यूज टू टेक द नेसेसरी प्ली।
ओके। ये ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन खुद से बोलेगा या कुछ भी, ये अक्यूज्ड को ही आके बोलना है, अक्यूज्ड को ही प्ली लेना है एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। तो यहाँ पे कोर्ट ये भी बोल रहा है कि मोनिका बेदी ने कहीं पे भी ये प्ली नहीं लिया था ट्रायल कोर्ट में, तो आज आके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ओके, सो प्लीज 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 रीड दिस केस लॉ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक एट हैंड। ओके, तो व्हाट अबाउट अपील और रिवीजन। बट अपील इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वर्ड या ये सेंटेंस आपको हमेशा किसी क्रिमिनल लॉ में पढ़ने को मिलेगा। तो अपील इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डज इट डज नॉट अमाउंट टू डबल जेपर्डी नेदर एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट इन रिवीजन। मतलब अपील तो ऑब्वियस सी बात है कि अपील अगर किसी पे कर रहे हो या फिर रिवीजन में पनिशमेंट एनहांस हो जाता है, तो वो उसको आप नहीं बोल सकते हो कि आप फिर से वो फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हो और फिर से कुछ कर रहे हो। इट डज नॉट अमाउंट टू डबल जेओपार्डी। ओके, तो यहाँ पे एमपी जैन में बहुत सारे केस लॉज दिए हैं आर्टिकल 22 में, 22 के परटेनिंग। तो प्लीज 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 आप खुद भी वो पढ़ लीजिएगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे कि कौन से चीजों में आप बोल नहीं सकते कि डबल जेओपार्डी है। ओके, तो ये एमपी जैन बुक को आप रेफर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए करते ही होंगे आप। तो उसमें का क्रक्स मैंने निकाला है, एम्फोसिस ऑन दी वर्ड प्रोसिक्यूशन। हमने देखा आर्टिकल 22 में प्रोसिक्यूशन वर्ड पे बहुत एम्फोसिस था, और क्रिमिनल ट्रायल सेक्शन 300 में भी आपने देखा कि पूरा का पूरा उसका ट्रायल मार्शलिंग ऑफ एविडेंस बाय क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए, और अ ट्रिब्यूनल विच इज गिवन द पावर टू एक्ट एज अ क्रिमिनल कोर्ट। अगर उसने कन्विक्ट या एक्विक्ट किया तो ही फिर बार इज देयर ऑन दी फर्दर और सेकेंड ट्रायल। तो ये हम देखेंगे कि फॉलोइंग जो है 8 जो पॉइंट्स है, ये दोज डू नॉट बार दी फर्दर क्रिमिनल ट्रायल। तो क्या क्या है उसमें, अगर किसी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है, अगर करप्शन के चार्जेस है तो उस पर डीई भी बैठता है। ओके, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है या फिर डिसमिस किया जाता है, ओके, तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मेरा तो एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो गया है और मुझे डिसिप्लिनरी भी एक्शन भी लिया गया है, तो अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के चार्जेस मेरे ऊपर मत लगाओ। ऐसा नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज नॉट अ क्रिमिनल ट्रायल। सिमिलरली प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ऑफ फेरा, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, अभी मैनेजमेंट एक्ट है, पर उसकी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के सामने अगर प्रोसीडिंग्स हुए तो क्रिमिनल ट्रायल भी उसके पैरेलली चल सकता है। ये आजकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। एक्शन बाय इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो ये एक्ट ने क्या किया है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होती है, और अगर किसी वुमन का वर्क प्लेस के अंदर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का डेफिनेशन भी उसमें दिया गया है, तो एक सिविल लायबिलिटी भी वो बंदे पे आ जाती है, या फिर डिसिप्लिन लाइक उसका 3 महीने का सैलरी कट किया जाएगा और वो विक्टिम को दिया जाएगा, या फिर उसको डिसमिस किया जाएगा। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ये रिकमेंड कर सकती है कि उसको आप डिसमिस करो। ओके, तो ये सब होने के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो लड़की है, वो जो औरत है, वो सेक्शन 354 का कंप्लेंट या एफआईआर नहीं दे सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का जो प्रोसीडिंग होगा वो बिल्कुल पैरेलल चलेगा, वो क्रिमिनल एक्शन ले सकती है, वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। ओके, तो ये चीज को आपको याद रखना है। फिर सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन पैरेलली चल सकता है, वो तो आपको पता है, वो डबल जेओपार्डी कभी नहीं होता। फिर कस्टम्स अथॉरिटी के अगेंस्ट सामने अगर प्रोसीडिंग चले, वो भी इट विल नॉट अमाउंट टू डबल जेओपार्डी। फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स बाय सी कस्टम्स अथॉरिटी, मतलब आप कुछ इलेजिटिमेट गुड्स लेकर आ रहे थे इंडिया में, जैसे ड्यूटी ना भर के आप सोना लेकर आ रहे थे, तो वो पूरा गोल्ड अगर कस्टम्स अथॉरिटी ने कॉन्फिस्केट किया तो उसके बाद भी आईपीसी के चार्जेस आप पे लग ही सकते हैं और आपका क्रिमिनल ट्रायल हो ही सकता है। ओके, ऐसे नहीं कि मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट कर दिए तो अभी मेरे अगेंस्ट ट्रायल मत चलाओ। तो आपको ये बातें समझनी है। ओके,
पनिशमेंट बाय जेल अथॉरिटी फॉर जेल ऑफेंस गिवन अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या फिर एनी एक्शन टेकन बाय क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो क्रिमिनल ट्रायल नहीं कंडक्ट कर रही है, तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया तो उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल आपका हो ही सकता है। तो ये पॉइंट्स मैंने कंबाइन करे हैं एमपी जैन से। प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली। थैंक यू।